विलियम ग्लैडस्टोन 1868 से लेकर 1894 तक 26 साल बरतानिया की सियासत का अहम तरीन शख्स रहा। वो मुसलसल 4 बार वजीर आज़म और 4 बार वजीर ख़जाना भी बना। ग्लैडस्टोन का दौर अफरा तफरी, कसाद बाजारी और सनती और ज़री खिंचाव का ज़माना था। चुनाचे उसे दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन वो अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद रोज़ाना लकड़ियाँ भी काटता था। वो रोज़ शाम के वक्त सूट उतारता था, मज़दूरों का लिबास पहनता था, कुल्हाड़ी उठाता था और अकेला जंगल में निकल जाता था। और जब तक थक कर चूर नहीं हो जाता था, वो उस वक्त तक कुल्हाड़ी से दरख्त काटता रहता था। छुट्टियों के दौरान भी इसका ये मामूल जारी रहता था। इसने एक बार मुसलसल 2 हफ्ते लगाकर 60 फुट ऊंचा दरख्त काटा। दरख्त जब गिर गया तो इसने आरी से उसके टुकड़े किए, इन्हें रेडी पर लादा, उसे आरे पर ले गया, उसके तख्ते बनवाए और फिर वो तख्ते अपने हाथों से अपने अस्तबल की छत पर लगाए। विलियम ग्लैडस्टोन का कहना था, दरख्त काटने, लकड़ियां तराशने और फिर इन्हें छतों और दीवारों पर लगाने से मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कैसे? हम इस तरफ आने से पहले विंस्टन चर्चिल की मिसाल भी ले लें। ये भी बरतानवी वज़ीर आज़म रहे हैं। इन्होंने दूसरी जंग अजीम लड़ी और जीती थी, और वो सियासतदान के साथ साथ लिखारी, घुड़सवार और दानिश्वर भी थे। इनका ताल्लुक बरतानिया के आला तबके के साथ था और दूसरी जंग अजीम के इंतहाई खौफनाक दौर में वज़ीर आज़म बने थे। चर्चिल का दौर भी अहम था। यूरोप में जंग हो रही थी, लंदन पर बॉम्ब बरस रहे थे और पूरी दुनिया बारूद और आग का दोज़ख बनी हुई थी। लिहाजा चर्चिल भी दिन रात मसरूफ़ रहता था। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, चर्चिल अपनी तमाम तर मसरूफियात के साथ अपने हाथ से रोज़ाना 200 ईंटें लगाता था। वो बाकायदा ईंटें उठाता था, ईंटें लगाने का मसाला तैयार करता था, खामोशी से बैठकर ईंटें चुनता था और अपने औजार साफ करके वापस वज़ीर आज़म हाउस चला जाता था। मैंने ये दोनों वाक़यात रियान हॉलीडे की किताब में पढ़े हैं। मुसन्निफ़ ने दोनों वाक़यात लिखने के बाद बताया, हमारे दिमाग में बेअक वक्त हज़ारों ख़यालात दौड़ते भागते रहते हैं और हम ख़यालात के इस शोर और अफरा तफरी की वजह से अहम चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे पाते। हम ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले भी नहीं कर पाते और ख़यालात के इस शोर और अफरा तफरी से निपटने का सिर्फ़ एक तरीका है, हम रोज़ाना थोड़ी देर खामोश बैठ जाएं, आंखें बंद करें और उस वक्त कुछ भी ना करें, ना कुछ सोचें, ना कुछ सुनें और ना ही कुछ बोलें, बस खामोश बैठे रहें। ये कैफियत खामोशी यानी साइलेंस कहलाती है और ये मराकबे से मिलती जुलती कैफियत होती है और ये हमारे सुलगते तड़पते दिमाग को सुकून और शांति देती है। मगर ये फार्मूला आम लोगों के लिए होता है, जबकि चर्चिल और ग्लैडस्टोन जैसे लोगों को खामोशी से भी बड़ी खुराक की ज़रूरत होती है, और वो खुराक होती है जमूद यानी स्टिलनेस। और इस कैफियत के लिए आपको कोई ऐसा काम मुंतखब करना पड़ता है जिसके लिए इंतहाई यकसुई ज़रूरी होती है। आप अपने रोज़ाना के मामूलात में से वक्त निकाल कर घंटा 2 घंटा इस काम को देते हैं और वो काम आपके दिमाग से अफरा तफरी निकाल कर इसमें स्टिलनेस ले आता है और आपके जहन का शोर थम जाता है। आप हो सकता है इस तसव्वुर से इत्तफाक ना करें, लेकिन आप यकीन करें, दुनिया में बड़े कामों के लिए स्टिलनेस ज़रूरी होती है। शायद इसीलिए मुग़ल बादशाह कैलीग्राफी किया करते थे, मौसीकी की धुनें बनाया करते थे, मुसव्वरी करते थे, शायरी में मुँह मारते थे और डिज़ाइनिंग किया करते थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता था, वो अपने हाथों से कुरान मजीद भी लिखता था और टोपियाँ भी सीता था। मौरख़ीन इसके इस शौक़ की वजह से इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसके इस शौक की वजह भी स्टिलनेस थी। औरंगजेब 27 साल मुसलसल जंग लड़ता रहा था। इसने दक्कन के वो इलाके भी फतह किए जिनकी तरफ अकबर आज़म भी रुख नहीं कर सका था। लिहाजा औरंगजेब को इतने बड़े काम के लिए स्टिलनेस की ज़रूरत थी और कुरान मजीद की खताती और क्रोशिये से बारीक टोपियाँ सी कर इसे वो इर्तकाज़, वो स्टिलनेस मिलती थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मौसीकी का ज़ौक़ पाल लिया। इसने तानसेन जैसे शख्स को खोद कर निकाला, इसे अपने 9 रत्नों में शामिल किया और वो रोज़ाना घंटों इसके आलाप
اور ताने सुनता था। मौर्रख इसकी इस आदत को भी फजूल और बेवकूफ़ी करार देते थे, लेकिन वो अशोक के बाद हिंदुस्तान में तवील तरीन हुकूमत करने वाला बादशाह था। वो 49 साल तख्त पर मुतमक्कन रहा और बंगाल से लेकर काबुल तक उसकी हुकूमत थी। इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने के लिए इसे इतनी ही बड़ी स्टिलनेस दरकार थी और ये इसे सिर्फ तानसीन और मौसीकी ही दे सकती थी। आप अकबर की सारी फतूहात और मैनेजमेंट सिस्टम साइड पर कर दें तो भी शहजादा सलीम के साथ इसकी जंग छोटा वाक़या नहीं। शहजादा सलीम यानी जहांगीर इसकी इकलौती नरीना औलाद थी और इस औलाद के लिए बादशाह ने नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर सफ़र किया था, लेकिन फिर वही बेटा एक कनीज़ के लिए अपने बाप से टकरा गया और बाप को उसके साथ बाकायदा जंग करनी पड़ी। आप खुद फैसला कीजिए अकबर आज़म को इस जंग के लिए कितनी स्टिलनेस की ज़रूरत पड़ी होगी। शाहजहां आर्किटेक्ट और मुसव्विर था। वो अपने हाथ से तस्वीरें भी बनाता था और इमारतों के नक्शे भी। आपको आज भी हिंदुस्तान में इसके शाहकार नजर आते हैं। भारत हर साल सिर्फ ताजमहल से $1 बिलियन कमाता है और ये शाहजहां का बर्रे सगीर पर कितना बड़ा एहसान है। और रह गया बहादुर शाह जफर, तो इसे शायरी का चस्का था। मुर्रखीन इसके मुशायरों का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आप आखिरी मुगल बादशाह की ट्रेजिडी देखिए। इसकी सल्तनत इसके सामने ढेर हो रही थी। वो सिर्फ लाल किले तक महदूद होकर रह गया था और इसके अखराजात के लिए भी वो महाजनों और जौहरियों का मोहताज था। दिल्ली के जौहरी रोज़ दरबार में आते थे। बादशाह अपनी अंगूठियां और हार बेचता था और फिर कहीं जाकर इब्राहिम ज़ौक़ के लिए बख्शिश का बंदोबस्त होता था। चुनाचे बहादुर शाह जफर अगर शायरी की बारीकियों में पनाह ना लेता तो क्या करता। ये शायरी ही थी जिसने इसे 87 साल की उम्र तक जिंदा रखा था, वरना वो बरसों पहले बाबर की गिरती हुई सल्तनत के नीचे आकर फौत हो चुका होता और ज़माने के कब्रिस्तान में इसका नाम तक ना होता। हम सब इंसानों को दिमाग की अफरा तफरी, जहन के शोर और रूह के फिशार से जान छुड़ाने के लिए खामोशी चाहिए होती है। और हम अगर खुदा न खास्ता कोई अहम काम कर रहे हैं या कोई बड़ा सोचना और करना चाहते हैं तो फिर हमें स्टिलनेस चाहिए होती है और दुनिया में स्टिलनेस के लिए ज़्यादा टूल्स मौजूद नहीं हैं। आपको विलियम ग्लैडस्टोन की तरह सूखे और गिरे हुए दरख्त काटने पड़ते हैं। और आप ये भी याद रखें, इंसान में जब तक जिस्मानी और जहनी यकसुई नहीं होती, ये उस वक्त तक कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। आप जब लकड़ी काटने में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो लम्हा स्टिलनेस का लम्हा होता है। आपका दिमाग फालतू सोचों और अफरा तफरी से पाक हो जाता है। आप इसी तरह किसी दिन चर्चिल की तरह ईंटें लगा कर देखें, आपकी दिमागी कैफियत बदल जाएंगी। कैसे ईंट के लिए मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन यानी रियाजियाती इर्तिकाज़ चाहिए होती है। आप तवज्जो और कैलकुलेशन के बगैर ईंटें लगा कर देखें, दीवार टेढ़ी भी होगी और कमज़ोर भी। चुनाचे आप अगर सही और दुरुस्त ईंटें लगाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने काम पर तवज्जो देनी होगी। और चर्चिल इस हकीकत से वाकिफ था। इसी तरह मौसीकी, मुसव्वरी और कैलीग्राफी भी स्टिलनेस का बहुत बड़ा टूल है। आइंस्टाइन का ज़्यादातर वक्त वायलिन बजाने में खर्च होता था। शायद इसीलिए वो दुनिया को सबसे बड़ी साइंसी तसव्वुर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे गया। अब्बासी खुलफा कैलीग्राफी के माहिर होते थे और यूरोप के तमाम बड़े बादशाह मुसव्वरी और मुजस्मा साजी करते थे। दुनिया के तमाम बड़े लिखारियों और शायरों को बागबानी, ज़राअत और जानवर पालने का शौक़ था। लियो टॉल्स्टॉय किसान था, वो अपने हाथों से खेतों में काम करता था। चार्ल्स डिकन्स और शेक्सपियर बाकायदा माली थे, ये फूल उगाते थे और घंटों इनकी निगहदाश्त करते थे। अल्लाह ताला के 99% अंबिया कराम जानवर पालते थे, ये भेड़, बकरियां और ऊँट चराते थे। और तुर्क बादशाह और शहजादे लोहार होते थे, ये अपनी तलवार और तीर खुद बनाते थे। आपने अर्तुगरुल ड्रामे में अर्तुगरुल को लोहा कूटते और तलवार की धार तेज करते देखा होगा। ये सिर्फ ड्रामाई सीन नहीं था, तमाम उस्मानी शहजादे अपनी तलवारें खुद बनाया करते थे और ये वो फ़न अपने दौर के लोहारों से बाकायदा सीखते थे और इससे इन्हें भी स्टिलनेस की दौलत हासिल होती थी।
میں جانتا ہوں آپ اور میں شہزادے، بادشاہ، وزیر اعظم اور آئنسٹائن نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، لیکن انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، وہ خواہ چرچل ہو یا اللہ دیتا اداس، ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کو ٹینشن بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی، اور آپ اگر روزانہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو پھر آپ بھی ہاتھ سے کام شروع کر دیں، آپ بھی کوئی نہ کوئی فن سیکھ لیں، آپ اگر اینٹیں نہیں لگا سکتے تو پھول ہی اگا لیا کریں، آپ کیلی گرافی، مصوری یا موسیقی ہی سیکھ لیں، آپ کو سٹلنس بھی مل جائے گی اور آپ کے دماغ کا فشار بھی تھم جائے گا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کامیاب ہو گئے تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا، اور اگر ناکام رہے تو بھی میری اصلاح کے لیے دعا فرما دیجئے گا۔ For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.